आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस बात पर गौर करना अपने माइंडसेट को बदलने का पहला कदम है। हो सकता है कि ये सुनने में बेतुका लगे, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उसका आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर गहरा असर होता है। जब आप लगातार निराशा और दुखी महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि अपना नज़रिया बदलने का समय आ गया है, और इसमें आपकी मदद करने के लिए इस बुक से बेहतर गाइड कोई और नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय बुक और आप सुन रहे हैं वी बुक। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी का नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरल एस ड्वेक। तो चलिए समरी की इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जब आपका सामना फेलियर से होता है तो आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आता है? क्या आपका कॉन्फिडेंस तुरंत कम हो जाता है, या आप उस हार को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं? क्या आप हर एक चैलेंज को इस नज़रिए से देखते हैं कि वो बस ये साबित करने का एक मौका है कि आप कितने स्मार्ट और टैलेंटेड हैं, या आप उसे ऐसी चीज़ों के रूप में देखते हैं जो आपको ग्रो करने में मदद करती हैं? क्योंकि हर इंसान बिल्कुल यूनिक और दूसरों से अलग होता है, इसीलिए हमारे एक्सपीरियंस भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारा सामना बिल्कुल एक जैसी प्रॉब्लम से होता है, जैसे कि किसी टफ एग्ज़ाम को पास करने के लिए तैयारी करना, तब भी हम अपने खुद के तरीके से उससे डील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक चैलेंज को पार करने के बाद ग्रो करने लगते हैं, वहीं कुछ लोग उसके आगे घुटने टेक कर वहाँ से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते? आपके हर सवाल का जवाब इस बुक में मौजूद है। इस बुक के द्वारा आप समझेंगे कि कैसे अपने बारे में आपकी सोच आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर अपना गहरा असर डालती है। आप जानेंगे कि आपका माइंडसेट यानी नज़रिया कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके जीने के तरीके और प्रॉब्लम का सामना करने के एबिलिटी पर आपका असर डालता है। इसमें आपको अलग अलग माइंडसेट वाले लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। इस तरह आप अपने खुद के माइंडसेट के बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए समरी के पहले चैप्टर की बात करते हैं, दी माइंडसेट्स। क्या ये प्रकृति है या परवरिश जो एक इंसान को उसकी पर्सनैलिटी देती है? हालांकि इंसान होने के नाते हम सभी में कुछ बातें कॉमन ज़रूर है, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और यूनिक है। हमारे जैसा बिल्कुल कार्बन कॉपी पूरी दुनिया में नहीं है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है जो कभी नहीं बदलता। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं का फ़र्क ज़रूर होता है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि लोगों का माइंडसेट इस बात से बनता है कि उनकी परवरिश किस तरह की हुई है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे माहौल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। तो अब इन दिनों में से कौन सही है? तो जवाब है दोनों। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब आप खुद को कैसे देखते हैं वो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत होशियार और स्मार्ट हैं और इसमें उन्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, तो इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। इन लोगों को मानना है कि हम सब एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं और इसे कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इनका माइंडसेट जैसे एक पत्थर की लकीर हो जाती है जहां वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते, और ये इनके अंदर एक गहरी इच्छा को जन्म देता है। ये लोग हर किसी को ये साबित करना चाहते हैं कि ये कितने स्मार्ट हैं। ऑथर ने इस माइंडसेट को बहुत से लोगों में देखा है जो इसे अपने एजुकेशन, करियर और रिलेशनशिप में दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हर सिचुएशन खुद को स्मार्ट साबित करने का एक मौका है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो खुद को एक फेलियर समझने लगते हैं। इन सबसे अलग एक और माइंडसेट है जो कहती है कि
एफर्ट के जरिए खुद को बदला जा सकता है। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब आपको लगता है कि जिन क्वालिटीज़ के साथ आप बड़े हुए हैं उनकी वजह से आप एक पॉइंट पर आकर अटक गए हैं। इसीलिए आप बड़े जुनून और जोश के साथ खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। इन लोगों का मानना है कि पैदाइशी टैलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती और किसी भी चीज़ को एफर्ट और लगातार प्रैक्टिस के जरिए हासिल किया जा सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और जब आप मंडे को कॉलेज गए तो आपका वो दिन बहुत ही बुरा गुजरा। ना सिर्फ आपको अपने पसंदीदा क्लास में बहुत कम मार्क्स मिले, बल्कि आपको पार्किंग का फ़ाइन भी देना पड़ा। इसके बाद जब आपने अपने दोस्त के साथ अपने इमोशंस को शेयर करने की कोशिश की तो उसने आपकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब अगर यहाँ आपका फिक्स्ड माइंडसेट होगा तो आप खुद के लिए बुरा महसूस करने लगेंगे और आप यहाँ तक सोच लेंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है और इस पूरी दुनिया में आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आप खुद पर दया करने लगते हैं, अपने गुस्से और दुख को कम करने के लिए जंक फूड खाने लगते हैं और इस बात पर गंगा जमुना बहाने लगते हैं कि आप कितने बड़े लूज़र हैं। ऐसे लोग दूसरों को दोष देने और बहाने बनाने की सोच को अपना लेते हैं। ये किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। आप इन सब चीज़ों में ना जाने कितना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन 2 मिनट इस बात पर गौर नहीं करते कि क्या सच में आपका दिन इतना बुरा था कि आप इस तरह रिएक्ट करें। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि छोटी सी भी गलती का मतलब है कि वो फेल हो गए हैं। उनके इमोशन एक्सट्रीम होते हैं, उन्हें बीच का रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर वो पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते तो वो बस मान लेते हैं कि उनके पास वो स्किल और टैलेंट ही नहीं है और उन्हें अब कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। अब इसी सिचुएशन को ग्रोथ माइंडसेट में इमेजिन करें। अब खुद को बुद्धू कहने की बजाय आपके साथ हुई हर घटना को आप एनालाइज करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आपको पढ़ने की अलग टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, गाड़ी को पार्किंग जोन में पार्क करना चाहिए और सोचना चाहिए कि शायद आपका दोस्त खुद उस वक्त परेशान होगा, इसलिए आपकी बात पर ध्यान नहीं दे पाया। भले ही आपको बुरा लग रहा हो कि आपका दिन कितना खराब था, आप हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखकर उसे डील करने की कोशिश करते हैं। क्या आप फ़र्क देख पा रहे हैं? ये हमें कितने नेगेटिव इमोशन से बचाता है। तो अगले चैप्टर की बात करते हैं अब, इनसाइड द माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आप एफर्ट को एक बुरी चीज़ समझते हैं, क्योंकि आपकी सोच फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो आप बस मान लेते हैं कि या तो आप बहुत स्मार्ट हैं या बिल्कुल स्मार्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं तो आप समझते हैं कि एफर्ट करना ही आपको स्मार्ट बनाता है। इसमें आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं होता, बल्कि आपका गोल होता है खुद को लगातार इम्प्रूव करते रहना। हालांकि ये माइंडसेट सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं। कैरल ड्वेक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है कि वहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो इस लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझते थे। जब उन्हें एक सर्वे में पूछा गया कि अगर उन्हें एक ऐसा कोर्स ऑफर किया जाए जो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल को बेहतर करेगा, तो क्या वो उसे करना चाहेंगे? जिन स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब दिया उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उनका मानना था कि आप कुछ सीखकर या खुद को बदल कर ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन स्टूडेंट्स का फिक्स्ड माइंडसेट था उन्हें उस कोर्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और उनका जवाब ना था। उनका मानना था कि हर इंसान की बुद्धिमानी का एक लेवल होता है और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जब ब्रेन वेव्स की बात आती है तब भी फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के लोगों में अलग अलग पैटर्न देखा गया है। कैरल ने कोलंबिया के लेबोरेटरी में कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया और ये समझने की कोशिश की
कि वेव्स किस पॉइंट पर बढ़ते हैं या उसमें कुछ बदलाव आता है। उनकी टीम ने कुछ पार्टिसिपेंट से सवाल पूछे और उनकी वेव्स को तब मेजर किया गया जब उन्हें ये बताया जाता था कि उनका जवाब सही था या गलत। जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट था उनके ब्रेन वेव्स में तभी कोई हलचल दिखाई दी जब उन्हें जवाब बताया जाता था। दूसरे शब्दों में वो लेबोरेटरी में मौजूद लोगों को साबित करना चाहते थे कि वो कितने स्मार्ट और बुद्धिमान थे, लेकिन जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती जिससे वो कुछ सीख सकते थे तब उनके वेव्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यानी जब उन्हें गलत जवाब दिया तो उन्होंने सही जवाब से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। जब ग्रोथ माइंडसेट वालों को स्टडी किया गया तो टीम ने ये देखा कि जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती तो उनमें से जानने की दिलचस्पी जाग उठती थी। वो स्टूडेंट्स जानते थे कि सीखने से उन्हें आगे बढ़ने और ग्रो करने में मदद मिलेगी, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले चुनौतियों का सामना करने से कतराते नहीं हैं। वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस उन चीज़ों के ज़रिए बढ़ाते हैं जिन्हें वो आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। वो खुद को सबसे ऊपर और बेस्ट समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास जो नॉलेज और टैलेंट है उसके ऊपर कुछ सीखने की गुंजाइश ही नहीं है और वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। लेकिन अगर वो इसे भी इम्प्रूव कर अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाते तो क्या होता। यहाँ फिर वही बात आती है कि ऐसे लोग मेहनत करना और रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इनकी सोच होती है कि अगर आपको किसी चीज़ में एफर्ट लगाने की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, तो उसे बेकार में ट्राई करने का क्या मतलब। उनकी सुई इसी बात पर अटकी रहती है कि या तो उनके पास पूरी स्किल है या बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपने सीखने से इनकार कर दिया तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, इसीलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो फेल भी हुए तब भी वो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट वालों को फेलियर और तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन वो इस फेलियर को खुद को तोड़ने नहीं देते। उनका जज्बा होता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा इसका सामना कर इसे पार करूंगा। दोस्तों आगे बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्पलिशमेंट। अब सवाल आता है कि क्या आपके माइंडसेट का आपके स्कूल की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। कैरल और उनके साथियों द्वारा किए गए एक स्टडी ने साबित किया कि यहाँ इसका असर होता है। उन्होंने कुछ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और उनके माइंडसेट को स्टडी किया। उनका कोर्स ये डिसाइड करने वाला था कि वो प्री मेड करिकुलम में सिलेक्ट होंगे या नहीं। वो स्टूडेंट्स काफ़ी टेंस्ड थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी। जब स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते थे तो रिसर्च करने वालों ने उनके पढ़ने की स्ट्रेटजी और उनके माइंडसेट को नोट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले थे। जब उन्हें किसी टेस्ट में कम मार्क्स मिलते तो वो ज़्यादा मेहनत कर दोबारा टेस्ट के लिए तैयारी करते। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स का अगर एक एग्ज़ाम खराब हो जाता तो वो बाकी बचे हुए एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। फिक्स्ड माइंडसेट वालों के पढ़ने की स्ट्रेटजी कुछ इस तरह है। वो अपनी किताबों और नोट्स पढ़ते हैं। अगर उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो वो उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे रटने लगते हैं। अब अगर उन्हें कम मार्क्स मिलते हैं तो वो मान लेते हैं कि उनका डॉक्टर बनने का सपना वहीं ख़त्म हो गया है। वो इसी बात पर अड़े रहते हैं कि उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया और मेहनत करने से कुछ नहीं होता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने उस कोर्स को समझने की कोशिश की। वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसे अंधाधुंध रट्टा नहीं मारते।
जब उन्हें कम मार्क्स मिलते तो वो उसे एक मोटिवेशन के रूप में लेकर और मेहनत से पढ़ते थे। यहाँ एक और प्रूफ है कि सही माइंडसेट और सही टीचिंग के ज़रिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकता है। लॉस एंजल्स में गारफील्ड हाई स्कूल सबसे ख़राब स्कूल था। वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों में ही जोश और मोटिवेशन की कमी थी। लेकिन वहाँ ग्रोथ माइंडसेट वाले ऐसे दो खास टीचर थे जिन्होंने सोचा कि वहाँ के स्टूडेंट कॉलेज के लेवल का कैलकुलस सीख सकते हैं। उन दोनों टीचर्स के नाम थे जेम स्कैलेंट और बेंजामिन जिमांजे। उन्होंने बच्चों को सिर्फ कैलकुलस पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन्हें मैथ्स में नेशनल चार्ट पर सबसे टॉप पर पहुंचाया भी अपने ग्रोथ माइंड्स के कारण। जेमी और बेंजामिन ने बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने उनसे कहा कि वो खुद को एक फेलियर ना समझे और मेहनत हमें कुछ भी अचीव करने के लिए लायक बना देती है। स्टूडेंट्स ने उनकी बातों को सीरियसली लिया और खुद पर यकीन करने का माइंडसेट अपनाने लगे कि वो उस एग्ज़ाम को बखूबी पास कर सकते थे और अंत में बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि उन्हें इसके लिए अवार्ड भी दिया गया। तो ये हमें बताता है स्टूडेंट्स को बुद्धू स्टूपिड जैसे लेवल देना उन्हें पढ़ने से रोकता है। लेकिन जब इन दोनों टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ नहीं समझा, बल्कि इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स ने उन्हें मोटिवेट करने के लिए अलग अलग रास्ता ढूंढा। उन्होंने बच्चों पर विश्वास दिखाया और इसी विश्वास ने बच्चों को खुद पर विश्वास करना सिखाया और अंत में ऐसा रिजल्ट सबके सामने था जिसकी सिवाय इन दो टीचर्स के किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अब फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं, स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। अगर आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने कई बार इस लाइन को सुना होगा, वो तो एकदम नेचुरल और गिफ्टेड प्लेयर है। पहले आपकी सोच यही रही होगी कि ऐसा कहने में कुछ गलत नहीं है। वाकई कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, जैसे मानो वो एक महान स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन अब जब आपने इस बुक को पढ़ ही लिया है तो आप इसे एक अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। हालांकि फिजिकल क्वालिटी जैसी अच्छी हाइट, लंबे पैर वगैरह आपको कुछ एडवांटेज ज़रूर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपका माइंडसेट ही है जो आपको दूर तक ले जा सकता है। बिली बिन के लिए कहते हैं कि वो भी एक नेचुरली गिफ्टेड इंसान है। जब वो स्कूल में थे तो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थे। बास्केटबॉल में वो MVP थे और फुटबॉल में क्वार्टरबैक। बेसबॉल में वो सबसे बेहतरीन हिटर थे। उनके पास सब कुछ था सिवाय एक चैंपियन के माइंडसेट के। बिली का माइंडसेट इतना रिजिड था कि उन्हें लगता था कि उनका पैदाइशी टैलेंट उन्हें सबसे यूनिक प्लेयर बनाने वाला था। लेकिन जैसे जैसे वो माइनर लीग से मेजर लीग की ओर आगे बढ़ने लगे, वो खुद पर कंट्रोल खोने लगे। जब भी उनसे कोई गलती होती तो उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता और वो उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते थे। वो लोगों पर अपना गुस्सा उतारने लगे। वो अपने फिक्स्ड माइंडसेट में इतने उलझ गए कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाए। वो भी यही सोचने लगे कि अगर उनसे गलती होती है तो इसका मतलब है कि वो नेचुरली गिफ्टेड नहीं है। उनका मानना था कि एफर्ट और प्रैक्टिस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कभी बेस्ट हो ही नहीं सकते। दुर्भाग्य से यही माइंडसेट उनकी हार और डाउनफॉल का कारण बन गया। बीन एक उम्दा बेसबॉल प्लेयर थे तो नहीं बन पाए। इसके बजाय वो एक मेजर लीग में एग्जीक्यूटिव बन गए। इसी काम के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उनमें कितना बड़ा दोष था और वो था उनका फिक्स्ड माइंडसेट। लेनी डिस्ट्रा जो पहले उनके टीममेट थे, उन्होंने बीन को अपनी गलती का एहसास करवाया।
लेनी किसी नेचुरल गिफ्ट के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि अगर उनकी तुलना बीन से की जाए तो बीन आसानी से उन्हें पछाड़ सकते थे। लेकिन बीन ने देखा कि लेनी का माइंडसेट एक चैंपियन जैसा था। उन्होंने कभी भी फेलियर को हार के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक मौके की तरह देखा जिससे वो कितना कुछ सीख सकते थे। लेनी अपने फेलियर को एक सिग्नल की तरह देखते थे, जिसका मतलब था कि उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत थी। तब जाकर बीन को एहसास हुआ कि चाहे आप में कितना भी नेचुरल टैलेंट हो, अगर आपका माइंडसेट गलत है तो आप कभी एक चैंपियन नहीं बन सकते। एक और जाने माने एथलीट हैं जिनका फिक्स्ड माइंडसेट था। उनका नाम है पेड्रो मार्टिनेज। वो बोस्टन रेड सॉक्स के सबसे कमाल के पिचर थे और बिल्कुल बीन की तरह वो हर बार बस जीतना चाहते थे। मार्टिनेज और उनकी टीम ने न्यूयॉर्क यैंकीज़ को हारने की ठान ली थी। वो बस किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे। बोस्टन रेड सॉक्स ने पिछले 85 सालों से वर्ल्ड सीरीज नहीं जीती थी और उन्हें पक्का यकीन था कि टीम में मार्टिनेज के होने की वजह से वो इस हार के सिलसिले को ख़त्म कर ज़रूर जीतेंगे। लेकिन मैच के दौरान मार्टिनेज ने ना सिर्फ ये दिखाया कि उनका माइंडसेट एक चैंपियन का बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये भी जाहिर कर दिया कि उनमें कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी। जब यैंकीज़ जीत रहे थे तो उन्हें गुस्सा आने लगा। इतना ही नहीं, उन्हें बैटर को जोर से बॉल मारा, दूसरे प्लेयर को मारने की धमकी दी और यैंकीज़ के 72 साल के कोच डॉन जिमर के साथ बहस भी करने लगे। मार्टिनेज को फेलियर हैंडल करना ही नहीं आता था और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश ही नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि रेड सॉक्स बुरी तरह मैच हार गए। आइए अब हम न्यूयॉर्क यैंकीज़ के बारे में बात करते हैं। कई लोग इस टीम को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्लेयर्स इस बात से सहमत थे कि इस टीम में बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। जब 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो दर्दनाक हादसा हुआ तो न्यूयॉर्क के लोग शौक में डूब गए थे और उन्हें उम्मीद ही की ज़रूरत थी। हालांकि न्यूयॉर्क यैंकीज़ पर भी इस हादसे का गहरा असर हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को जुटाया और एक के बाद एक गेम जीतते चले गए। अंत में उन्होंने अपने वर्ल्ड सीरीज में अपनी जगह बनाई, जिसने हर न्यूयॉर्क के दिल में जोश भर दिया था। इतने बुरे वक्त में जब इंसान की हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है, यैंकीज़ ने तब भी अपना जज्बा बनाए रखा। वो पूरे जोश और हिम्मत के साथ खेले, उस फाइटिंग स्पिरिट को जिंदा किया और अच्छी परफॉर्मेंस से सबका दिल और सम्मान जीता। इससे पता चलता है कि उनका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। उनमें अटूट विल पावर और पॉजिटिव माइंडसेट है। 5वें चैप्टर की बात करते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट कम फ्रॉम। ये जानते हुए भी है कि हमारे पेरेंट्स, टीचर और वेल विशर्स हमारा भला चाहते हैं। कभी कभी उनसे मिलने वाली तारीफ से हमारा दम घुटने लगता है। वो जो कुछ भी कहते हैं उसका आपके माइंडसेट पर असर होता है और वो या तो बेहतर हो जाता है या बदतर हो जाता है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और बड़े उनसे जो भी कहते हैं वो उनके माइंड और दिल में बैठ जाता है। कई बार वो उसका अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे से कहा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ज़्यादा पढ़े बिना भी तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स मिले। अब बच्चा इसका मतलब ये निकालता है कि मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने का मतलब है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। जब आप कहते हैं कि तुम तो चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ जाते हो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तब एक बच्चा सोचता है अगर मैं तुरंत सब कुछ नहीं सीखूंगा तो मुझे स्टूपिड कहा जाएगा। इसीलिए बचपन से ही हमारी फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से और सोच समझ कर बच्चों की तारीफ या उनसे कुछ कहना चाहिए। अगर आप तारीफ करना चाहते हैं तो उस मेहनत और प्रोसेस की करें जिससे उसे सक्सेस मिली है। जैसे अगर आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं
तो ये कहने की बजाय कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ये कहें कि तुमने खेलने के बजाय पढ़ने में जो समय दिया है और मेहनत की है, ये उसकी वजह से हुआ है। अगर आप एक टीचर हैं और किसी स्टूडेंट को उसके अच्छे ऐसे के लिए शाबाशी देना चाहते हैं तो उसके काम के में लगाए एफर्ट की तारीफ़ करें। अगर आप लोगों में ग्रोथ के माइंडसेट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको उनके मेहनत और एफर्ट की तारीफ़ करनी चाहिए जो वो अपने काम में लगाते हैं, उनके अचीव किए हुए रिजल्ट की नहीं। अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर कहें, क्योंकि आप सामने वाले को क्या मैसेज भेज रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने आप से पूछें कि क्या आपकी बातें किसी को ग्रो करने में मदद कर रही है, या आपकी बातों से उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी काबिलियत को जज कर रहे हैं। चाहे आप पेरेंट्स हो, टीचर हो या एक कोच, एक बच्चा जो अचीव करना चाहता है उसे उसमें एफर्ट लगाने के लिए मोटिवेट करें। उन्हें फेलियर को हार नहीं बल्कि कुछ सीखने के मौके के रूप में देखने के लिए इनकरेज करें। अगले चैप्टर की बात करते हैं, चेंजिंग माइंडसेट्स अ वर्कशॉप। हालांकि माइंडसेट बचपन से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है, आप उसे बदल सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट भी फिक्स्ड है तो चिंता ना करें। माना कि माइंडसेट बदलना आसान नहीं होता, लेकिन आप अपने सोचने का दायरा बढ़ाकर नई सोच को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं, और यकीन मानिए वो आपके पुराने नज़रिए से बहुत बेहतर होगा। साइकेट्रिस्ट एरोन बेक ने जब अपने पेशेंट्स की बातें सुनी तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ। उनकी प्रॉब्लम की जड़ थी उनका बिलीफ सिस्टम जो उन्होंने अपने बारे में और दूसरों के बारे में बना रखा था। हमारा माइंड हमारे आसपास होने वाली हर चीज़ को बड़े गौर से नोटिस करता है। यहीं से हमारा माइंडसेट बनना शुरू होता है। कई बार हम बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं जो हमें चिंतित और उदास महसूस कराता है। कॉग्निटिव थेरेपी इसे सॉल्व करने में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए, अलाना को अपनी क्लास में सबसे कम मार्क्स मिले थे। जब कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से वो खुद से ये नहीं कहेगी कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ, बल्कि वो उन घटनाओं के बारे में सोचने लगेगी जब उसे अच्छे मार्क्स मिले थे। ये थेरेपी उसे सोचने में मदद करेगी कि सिर्फ मार्क्स उसकी इंटेलिजेंस को नहीं दिखा सकते। फेल होना बस हमारी ग्रोथ का एक हिस्सा है। कॉग्निटिव थेरेपी लोगों को ये महसूस कराने में मदद करती है कि वो जो खुद के बारे में सोचते हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, उनकी सोच गलत भी हो सकती है। अगर आप जानते हैं कि आपका माइंडसेट भी फिक्स्ड है और आप उसे बदलना चाहते हैं तो आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। इस बात को समझे कि इतनी आसानी से आपका माइंडसेट बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसी सोच के साथ पले बड़े हैं और अब तक आपको लगता था कि ज़िंदगी को देखने का बस यही एक नज़रिया होता है। अगली बार जब आपका सामना फेलियर से हो तो इस बात पर ध्यान दें कि किस तरह से थॉट आपके दिमाग में चल रहे थे। इस बात को याद रखें कि आपने खुद से क्या कहा था और उसने आपको वैसा महसूस करवाया। उसके बाद ये देखने की कोशिश करें कि एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान उसे किस नज़रिए से देखता है। सही मायने में अपनी सोच को बदलने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन इस उम्मीद को बनाए रखें कि बहुत जल्द आप खुद को आज़ाद महसूस करेंगे और बाद में ऑटोमेटिकली बिना एफर्ट लगाए आपकी सोच पॉजिटिव दिशा में जाने लगेगी। तो क्या सोच रहे हैं? ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने में जब भी देर नहीं हुई। हर सुबह बदलाव के लिए एक नया मौका लेकर आती है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए समरी के कंक्लूजन तक। तो आपने इस बुक में दो तरह के माइंडसेट के बारे में सीखा, जो है एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आप सोचते हैं कि आपके स्किल और टैलेंट को बदला या बेहतर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आप सिर्फ दो तरह के रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, या तो आपके पास नेचुरल टैलेंट है या बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। आपकी सोच हार या जीत तक ही सीमित रह जाती है और आप ग्रो कर के बारे में सोचने ही नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं
कि हम लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं और सीखना या मेहनत करना फिजूल है। असल में फिक्स्ड माइंडसेट वाले हारने से डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी और सब उन्हें फेलियर समझेंगे, इसीलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाती है कि सीखने का कोई अंत नहीं होता। इसमें आप अपनी गलतियों से सीखकर लगातार इम्प्रूव करते हैं। फेल होने के बाद भी आप रिस्क लेना बंद नहीं करते और अपना एफर्ट करते रहते हैं, और अंत में यही मेहनत आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनाती है। आपने ये भी समझा कि आपके माइंडसेट का आपकी लाइफ पर कितना गहरा असर होता है। जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट आपको ढीठ बना देता है, जो आपको दूसरे रास्तों को देखने नहीं देता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको एक नया रास्ता दिखाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करता है। फिक्स्ड माइंडसेट आपको महसूस कराता है कि आप में कुछ कमी है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको महसूस कराता है कि हमारा गोल परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है जो हर रोज़ इम्प्रूव कर खुद को आगे ले जाता है। खुद के बारे में अपनी राय को बदलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपने खुद के विचारों को आपको पीछे पकड़कर रखने का मौका ना दें और कभी सीखना और कोशिश करना बंद ना करें, क्योंकि जिस दिन आपने मान लिया कि आपको सब कुछ आता है और आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, असल में आपकी असली हार उसी दिन हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सीखते रहेंगे, और ये समरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आगे आप कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।